हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ आज रीट पात्रता परीक्षा को लेकर एक सोल्ड पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले एक सोल्ड पेपर मैं पिछली क्लास में लेकर आया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो अभी तक उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा सोल्ड पेपर है दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी तो एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आने लायक संभावित क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाल रखे हैं। आपने वो नहीं देखी वो क्लास तो अभी जाके देख लीजिए। और उसके अलावा प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक शिक्षण वीडियो की, जिसमें लगभग 10 पार्ट डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो शिक्षण वीडियो की कंप्लीट क्लास है, वहाँ जाकर देख लीजिए दोस्तों। क्योंकि रेट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत शानदार क्लासें मैंने डाल रखी है। राजस्थान जी के एसएसटी के लिए मैंने बहुत अच्छी क्लासें डाल रखी हैं। तो आप सभी लोगों को आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आपके जो रीट पात्रता में 30 सवाल साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो 30 क्वेश्चन वहाँ से पूछे ही जाएंगे। यहाँ से स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट में ज़्यादा नहीं तब भी आप लोगों के कम से भी कम 20 क्वेश्चन से बचने चाहिए, तो तब जाके आपका काम बैठने वाला है। यहाँ से बहुत कठिन पार्ट है, क्योंकि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन थ्योरी से, वो शिक्षण जो भी साइकोलॉजी वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। तो प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडविन गुथ्री। तो प्राचीन अनुबंधन किनके द्वारा खोजा गया था? प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत की बात करूँ आपके सामने, तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो दिया गया था आपके सामने किनके द्वारा? पावलोव महोदय के द्वारा। और कुत्ते पर प्रयोग किया गया था दोस्तों। कुत्ते के सामने जो कुत्ते के सामने रोटी कुत्ता पिंजरे में बंद था, उसके सामने रोटी दिखाई थी, अर्थात भोजन दिखाया जा रहा था कुत्ते को। लेकिन जब भोजन उसके साथ भोजन दिया उसको, तो भोजन दिखते ही लार टपका देता है। लेकिन अगले जो सहकालिक अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन, तो उनमें जब भोजन के बाद उसको भोजन के साथ साथ घंटी बजाई, फिर कुछ समय बाद उसमें आदत का निर्माण कर दिया गया दोस्तों। और कुत्ता केवल घंटी बजाने पर ही लार टपका देता है। तो आदत निर्माण पर बल देता है कौन सा? पावलोव महोदय का सिद्धांत, जो कि 1904 में इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप सामने। व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में भी है, रीट पात्रता में भी। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म, सेकंड ग्रेड में तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ से 2 पूछे जाते हैं पक्के, लेकिन रीट में तो 1 या 2 क्वेश्चन रीट में भी पूछे ही जाएंगे। कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? शारीरिक गुणों को आधार मानकर व्यक्तित्व को किसने बांटा था? क्रेस्मर ने, केटल द्वारा, ऑलपोर्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शारीरिक गुणों को आधार मानकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था क्रेस्मर महोदय के द्वारा। एक जर्मनी के मनोचिकित्सक थे, और इनकी किताब का नाम आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए दोस्तों। तो आप कहोगे सर क्या है? तो साइकी एंड कैरेक्टर। इंग्लिश में ही आपको नाम याद रखना पड़ेगा बुक का, क्योंकि किताब का नाम एग्जाम में भी इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। और ये लिखी गई थी इनके द्वारा 1925 में। साइकी एंड कैरेक्टर में इन्होंने इस किताब के अंदर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था दोस्तों। तो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो किया गया क्रेस्मर महोदय के द्वारा। कौन सी बुक में किया गया? साइकी एंड कैरेक्टर में। कब किया गया? 1925 में। 3 जगह से क्वेश्चन बन रहा है कि व्यक्तित्व का शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण क्रेस्मर द्वारा। कौन सी पुस्तक में? साइकी एंड कैरेक्टर। पूछे जाते हैं दोस्तों, तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जीजी विशा शब्द का सही अर्थ है। दोस्तों, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुनी या लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चुनी, तो यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो मैं हर पार्ट को ध्यान में रखते हुए क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि इसका नाम ही सोल्ड पेपर है। तो यहाँ से बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिलेंगे आपको। तो जीजी विशा का शाब्दिक अर्थ क्या है?
शब्द का अर्थ भोजन करने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, जीतने की इच्छा। जी जी विशा, जी मतलब जीने की इच्छा, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिंदा रहने की इच्छा। जी जी विशा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जिंदा रहने की इच्छा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगली क्लास में आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की लेने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। शैक्षणिक निदान की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, उपचारात्मक विधि, शारीरिक परीक्षण। दोस्तों, बालक की कमी का पता लगाया जाता है, फिर कमी को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसको तो उपचारात्मक विधि अर्थात उपचार करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसको उपचारात्मक विधि कहा जाता है। निरीक्षण विधि में बालक के जो सभी गुणों का निरीक्षण किया जाता है। संचित अभिलेख भी शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। जबकि जो शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है वो बताना है। ये उपरोक्त तो तीनों हैं, जबकि शारीरिक परीक्षण कोई शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को रोजगारपरक शिक्षा देना, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा भावना जगाना, अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, अध्यापक पर कार्यभार बढ़ाना। सतत व्यापक मूल्यांकन दोस्तों बिल्कुल रोजगारपरक शिक्षा देना भी इसका ही उद्देश्य है। NCF 2005 नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है दोस्तों। ये अगर पूछा जाए कि जो नई शिक्षा नीति 1920 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थी को रोजगारपरक शिक्षा देना। एक भी विद्यार्थी को बिना रोजगार के नहीं रखा जाएगा। कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्ययन करवाया जाएगा तो विद्यार्थी अपने आप रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना, ऐसी कोई बात सतत व्यापक मूल्यांकन में नहीं है। अध्यापक पर कार्य बढ़ाना भी नहीं है। जबकि ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। बिल्कुल लर्निंग एबिलिटी अर्थात क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं। दोस्तों हिंदी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पारसी में शब्द को क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं। तो आप लोगों को कुछ मुख्य मुख्य शब्द याद होने चाहिए। पुस्तक तो आपने सुन रखा होगा, अपने गांव में भी प्रचलन में लेते हैं शब्द। तो इसको राजस्थानी में क्या कहा जाता है दोस्तों? किताब, पोती, खत्री और खेत। बिल्कुल दोस्तों, पोती के नाम से जाना जाता है जो अपने घर में एक जागा आता है दूर से या हरिद्वार कहीं से, तो वो अपने जो परिवार की वंशावली बाँचता है दोस्तों। परिवार की जो भाट जाति के होते हैं वो, तो परिवार के जो पुराने वंशज हैं अपने दादाजी के भी पापा दादाजी, उनके बारे में भी, तो उसको पोती बाँचना ही कहते हैं। उसके बाद एक मोटी भारी किताब होती है उसको पोती कहा जाता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि पुस्तक को पोती कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि शॉर्ट पेपर में लगातार आपके साथ लाने वाला हूं और ये शॉर्ट पेपर एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाले। बस आप निरंतर बने रहिए, रीट पात्रता अपन ऐसे पास कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल हिंदी वाले पार्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो स्त्रीलिंग लिंग वाला टॉपिक आपके सिलेबस में लिंग, वचन, नाउन, कारक सब हैं। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसकलिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको पुल्लिंग कहा जाता है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से मेरे को कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सोना, दिन, भारत, आशा। बिल्कुल ये तीनों शब्द तो हैं पुल्लिंग, जबकि आशा शब्द आप लोगों को देखने पर ही लग रहा होगा कि आशा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने,
बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। ये एक सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने कि बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। बाहरी प्रोत्साहन मतलब अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है आपके सामने, आंतरिक अभिप्रेरणा और, क्योंकि वहाँ से कोरिलेट करके समझाऊंगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके अभिप्रेरणा टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है, शायद रीट में भी है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर। अगर अपने विद्यार्थी की अंदर से जानने की जितनी इच्छा शक्ति होगी, कितना अंदर से मोटिवेट है, वो सब आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। जबकि बाहरी अभिप्रेरणा में आएगा दोस्तों दंड तथा पुरस्कार। या तो विद्यार्थी को कुछ चीज़ का, किसी विषय वस्तु का जवाब नहीं आने पर उसको दंड देना, या फिर अगर किसी सवाल का जवाब आता है तो उसको शाबाश देना, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये सब बाहरी प्रोत्साहन में आएंगे दोस्तों। तो बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। बिल्कुल, जब बच्चे को शाबाश बोलते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कुछ शब्द बोलते हैं तो बहुत खुश होता है दोस्तों, क्योंकि बाल्यावस्था के बालक बहुत खुश होते हैं जब उनको कुछ प्रोत्साहित शब्द बोले जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो एक तो कुल मिला के एक सेंटेंस है कि बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। तो किस कौन से काल में जाएगा, ये हिंदी से है क्वेश्चन। हिंदी वाले में जो काल का टॉपिक है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, वहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, आसन भूत, सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान। बिल्कुल सामान्य वर्तमान है। अभी तो कह रहा है इस बात को कि भारी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहूँ तो सामान्य वर्तमान की बात है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किन महोदयों के द्वारा दिया गया था? अभी आपको आगे एसएसटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मिलेंगे, भारत का भूगोल, सारी चीज़ों को मैंने कवर करके सोल्ड पेपर ऐसे ही नहीं बनाता दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर और स्किनर। दोस्तों आपके सामने अगर बात करूँ मैं, तो जो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा था, थॉर्नडाइक महोदय, इनके द्वारा वो कौन सा सिद्धांत दिया गया था? बिल्ली पर प्रयोग किया गया था दोस्तों, बिल्ली पर। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था, और इन्होंने कहा था कि उद्दीपक दे मिल जाने पर अनुक्रिया करने में आसानी होती है। जब बिल्ली पिंजरा खोलने का प्रयास करती है तो बार बार अगर वो प्रयास करती है, लेकिन जब उसका पाँव नोब पर अर्थात वहाँ दबता है तो अचानक पिंजरा खुल जाता है। तो अभ्यास पर बल देता है दोस्तों, अगर अभ्यास ज़्यादा करोगे तो त्रुटि कम होगी, ऐसी बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय। पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, कुत्ते पर प्रयोग किया। जबकि स्किनर महोदय के द्वारा क्रिया प्रसूता का सिद्धांत दिया गया दोस्तों। ये साहब बोलते हैं कि आरएस का सिद्धांत अर्थात अनुक्रिया उद्दीपक, ये थॉर्नडाइक के विद्यांत सिद्धांत का खंडन करते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसका विपरीत है। ये कहते हैं कि अनुक्रिया करके उद्दीपक दिया जाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बात है, चारों मनोवैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जबकि कोहलर जो महोदय हैं, ये चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जब चिंपांजी को जटिल समस्याओं का समाधान करना था दोस्तों, जो कोहलर महोदय के द्वारा अंतर्दृष्टि का, कोहलर ने चिंपांजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा था जहां भोजन था दोस्तों, लेकिन चिंपांजी की पहुंच से बाहर था वो। तो इस खेल में चिंपांजी ने बॉक्स पर खड़े होना तथा डंडे से भोजन पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया। ये सब बातें आपने इस सिद्धांत के अंदर पढ़ी गई होगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है दोस्तों आपके सामने कौन? कोहलर महोदय। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी किस शिक्षण उद्देश्य से संबंध होता है? बिल्कुल आप लोगों ने जो पाठ्य योजना बनाई होगी बीएड के लेसन प्लान के दौरान, तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशल। तो जो दोस्तों आप लास्ट में लिखते थे कौशल, तो कौशल में अपन ये लिखते थे कि चार्ट का, बोर्ड का उपयोग किया जाएगा, चार्ट, मानचित्र, इनका उपयोग किया जाता है। तो कौशल, कौशल
के लिए कौशल उद्देश्य की पूर्ति करता है दोस्तों मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये मैंने एसएसटी से मृदा वाला टॉपिक आपके सिलेबस में प्रमुख मिट्टियाँ या मृदाएं, तो कौन सी मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, बिल्कुल हाई टेम्परेचर और फुल वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं? तो काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, जलोढ़ मृदा। दोस्तों जलोढ़ मृदा तो होती है जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान होते हैं, वहाँ पर हर वर्ष नई मिट्टी लाई जाती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें नमी धारण की बहुत क्षमता अधिक होती है। नमी जो शुष्क मृदा होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पश्चिम में पाई जाती हैं। जबकि जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? इनमें से भाई वन वनस्पति वाला यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन भी कभी कभार यहाँ से पूछ लेता है। तो आप लोगों को सारे वनों के प्रकार याद होना चाहिए, कौन से वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, और किन वनों को किन नाम से जाने जाते हैं, कौन से वनों में कौन से प्रकार के पेड़ आते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को डिटेल से याद होनी चाहिए। तो टेगा वन के नाम से कौन से वन जाने जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन, पतझड़ वन और मरुस्थलीय वन। दोस्तों कोणधारी वन भी कहा जाता है, टेगा वनों को कोणधारी वनों के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को वनों के उपनाम याद होना चाहिए, कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं, किन राज्यों में कौन से वनों की अधिकता मिलती है, सारी जानकारी आप लोगों को वनों की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर तैयार हो गया दोस्तों। 1 नंबर का तो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है एग्जाम में, आप लोग सब जानते ही हो, क्योंकि 1 नंबर से तो अपन लाखों बच्चों से पीछे रह जाते हैं या लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को तैयारी ढंग से करनी है, क्योंकि मात्र 40 दिन का समय रीट पात्रता का, और 40 दिन में आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ना है। तो मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, एसएसटी वाले पार्ट के मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय, बिल्कुल ग्रहों जो सौरमंडल वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसकी सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जो सूर्य होता है, सूर्य के 8 ग्रह होते हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबके नाम आपको याद होना चाहिए। आंतरिक ग्रह कौन से, बाह्य ग्रह कौन से, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और किस ग्रह का कितना परिक्रमण समय आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट 2021 में, रीट पात्रता 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 225 दिन। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल होता है दोस्तों 225 दिन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? दोस्तों जो कारखाने आपके सिलेबस में हैं, उद्योग वाला जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। तो लौह उद्योग राउरकेला इस्पात संयंत्र हैं दो, तो ये कहाँ पर स्थित है? जर्मनी ने किस देश की सहायता से लिया गया है? इसको कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जर्मनी। कि जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है साथियों। किस देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में दोस्तों। और अब आने वाले समय में तो लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप लोगों को बिल्कुल सजग रहना है और सतर्क रहना है साथियों, क्योंकि आपको रीट पात्रता पास करनी है, मजाक थोड़ी करनी है अपन लोगों को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिया है मैंने वापस जो शिक्षा मनोविज्ञान पार्ट से, क्योंकि 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा 3 मुख्य नियम 5 गौण नियम दिए थे, तो कौन सा नहीं दिया गया? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। बिल्कुल थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया गया है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी
आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया। बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड रीट पात्रता में भी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व से तो या तो उपनाम पूछ लेता है या फिर उनकी कोई विशेष बात हो तो वो पूछ लेता है। क्योंकि अभी विजय सिंह पथिक की बात करूँ तो किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक, ये क्वेश्चन उनके बारे में बनता है। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन है और सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। जो महोदय ये साहब क्रांतिकारी थे, ये कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। अंग्रेज इसके पीछे खूब घूमे, ये खूब घूमते रहे और अंग्रेजों को चकमा लगाते रहे दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों के कभी भी पकड़ में नहीं आए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सभ्यता वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है और ये क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड के लिए भी है, रीट के लिए भी है, आरएस के लिए भी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सभी एग्जाम्स के लिए हैं दोस्तों। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो मैंने सभ्यता का नाम दे दिया, इधर जिले का नाम दे दिया, तो कौन सा सुमेलित है? एक ही सुमेलित है दोस्तों। क्वेश्चन की लेंथ, एक बात एग्जाम में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं बहुत भाई लोग, तो वो आपका दोष नहीं है दोस्तों। आपके ऊपर क्या रहता है, एग्जाम का फुल प्रेशर रहता है, दबाव रहता है एग्जाम का, वो सभी बच्चों के ऊपर रहता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर आपको उसको हावी नहीं होने देना है दोस्तों। एग्जाम का प्रेशर अगर आप लोगों ने रख लिया तो आप आते हुए आंसरों को भी गलत कर बैठोगे और परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, फिर पछताओगे, तो उससे क्या मतलब है? अपन को फ्री माइंड होकर एग्जाम देना है, क्योंकि अपन तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो पेपर भी अच्छा ही जाएगा। नो टेंशन होकर आपको 2 घंटे अपना पूरा माइंड एक्टिव होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन, आप सब सोचते हो कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यही पूछता है। अब यहाँ पर पूछ लिया उसने कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे है, नहीं है, सत्य है, असत्य है, उस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो बिल्कुल कोई रिस्क ही नहीं लेनी है आपको। तो अगर अंडरलाइन कर लोगे तो ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका ध्यान वापस उस अंडरलाइन वाले शब्द पर जाएगा कि सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, या सुमेलित पूछ रहा है, या असुमेलित पूछ रहा है, संगत पूछ रहा है, या असंगत पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा है उसने कौन सा युग्म सुमेलित है? आहाड़ भीलवाड़ा में, नोह बीकानेर में, और भागोर राजसमंद में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। आहाड़ सभ्यता भीलवाड़ा में नहीं है मेरे भाई, ये तो उदयपुर में है। नोह सभ्यता बीकानेर में भाई नहीं है, ये तो भरतपुर में है। भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष महोदय के द्वारा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित सभ्यता है दोस्तों। बीबी लाल भिक्के थापर महोदय के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। प्राचीन बुक के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटते हैं, ग्रिड पद्धति यहाँ पर मिली है। और मुख्य फसल गेहूँ, जो चना, सरसों यहाँ पर बोई जाती थी। तो सारी बातें आप लोगों को कालीबंगा का आर्थिक जीवन, लोगों के बारे में, नगर नियोजन की पद्धति, सारी डिटेल याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, रीट में भी पूछा है, और आरएस प्री 2023 जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है दोस्तों कि जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है वो किन स्थानों को जोड़ता है? बिल्कुल उसने पूर्व पश्चिमी गलियारा पूछा था आरएस में तो, और रीट में पूछा था उसने ये उत्तर दक्षिणी गलियारा किन को जोड़ता है। तो ऑप्शन देखिए, कोलकाता से चेन्नई को, राजकोट को सिलचर से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, जयपुर को कोलकाता से। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर जो दक्षिणी गलियारा है ये तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण एकदम, यहाँ पे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जबकि जो पूर्व से पश्चिमी जो गलियारा है वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बिल्कुल स्वामी विवेकानंद महोदय, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद महोदय के द्वारा कहा गया था कि मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, ये उनके द्वारा कथन कहा गया था दोस्तों, जो कि बहुत प्यारे प्यार से भरे हुए शब्द थे दोस्तों, कि मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, ये उनके द्वारा कहा गया था मंच पर। तो सभी मन मोहित हो गए थे दोस्तों। तो शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्म का जो सम्मेलन हुआ था, किस वर्ष आयोजित हो गया था? ये क्वेश्चन अनेकों एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेट में भी पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस बात का माइंड में नहीं रखना है कि सर मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी नहीं। कहीं की भी तैयारी करे हो, ये क्लास टीचिंग वाले के साथ सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपके लिए आगे भी कैसी क्लासेस लाता रहूँगा। सर्वधर्म जो सम्मेलन है दोस्तों 1893 में हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। थैंक यू, थैंक यू।